Hello everyone and welcome back to the channel Online Vardhan. As we all know that RS MSSP JEE exam is on 18th May 2022 and we are left with last 20 days. So in this last 20 days we are going to revise the complete technical syllabus topic wise through previous year questions in these 20 days with 20 sessions. Okay, myself Dipali Verma and today we are going to start with the soil mechanics part 1. Okay, let's start. So our first question is soils are basically, so first option is organic and inorganic materials, second is organic materials, third is inorganic materials and final is mineral materials. तो soil हमारे का क्या होते हैं? अब soils का आप composition देखोगे, अगर हम soils का composition देखें तो it is a mixture of inorganic material plus organic materials plus next हमारा क्या आएगा water and last is air. अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमारे मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का होता है 45%, 40 to 45%. Next is organic, that is approximately 5%. Water is approximately 25% and rest is air, that is approximately 25%. इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा जो सूटेड होगा ए, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लेकेस्ट्रीन सॉइल आर. अब लेकेस्ट्रीन सॉइल्स क्या होते हैं? कौन से सॉइल्स को हम लेकेस्ट्रीन सॉइल्स बोलते हैं? तो डिपॉजिटेड इन लेक बेड या फिर डिपॉजिटेड इन सी बेड्स, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स या फिर ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. तो हमारी लेकेस्ट्रीन सॉइल्स क्या होते हैं? दैट आर डिपॉजिटेड इन लेक बेड्स. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? लेकेस्ट्रीन सॉइल्स, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा. अब इसी तरह से देख लेते हैं कि बाकी सॉइल्स को हम क्या बोलते हैं. अब जो सी बेड पे होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? वो हो जाएंगे हमारे मरीन सॉइल्स. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स, दैट आर ग्लेशियल सॉइल्स. नेक्स्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर एंड स्ट्रीम्स, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? हमारे एलुवियल सॉइल्स. ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट है हमारा विंड ब्लोन सिल्ट हैविंग लिटिल और नो स्ट्रैटिफिकेशन इज कॉल्ड. यानी कि जो विंड ब्लोन सिल्ट सॉइल होते हैं हमारे, उसे हम क्या बोलेंगे? तो क्या होगा हमारा आंसर? लोइस. ठीक है, लोइस हमारे क्या होते हैं? ये हमारे विंड ब्लोन सॉइल होते हैं जो बेसिकली सिल्ट होता है. ठीक है, फिर हमारा जो पार्टिकल साइज होता है इनका वो कितना होता है हमारा? 0.01 टू 0.05 mm का. ठीक है, अब बाकी सॉइल्स भी आप देख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा टेलिस सॉइल क्या है. तो टेलिस सॉइल को हम और क्या बोल सकते हैं? हमारा कोलुवियल सॉइल. ठीक है, दैट आर डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी. बेसिकली कहाँ पे मिलते हैं ऐसे ये सॉइल? हमें माउंटेन वैली में. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ड्रिफ्ट सॉइल. ड्रिफ्ट सॉइल को हम और क्या बोलेंगे? हमारा ग्लेशियल सॉइल. और जैसा कि हमने पीछे देखा ग्लेशियल सॉइल हमें कैसे मिलते हैं और कहाँ पे? तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? पीट सॉइल. पीट सॉइल कौन से होते हैं हमारे? दे आर द हाईली
ऑर्गेनिक सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। और हमें पूछा कौन सा था, पूछा था हमें विंड ब्लोन सिल्ट, तो हमारा कौन सा होगा, लोएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हेन द प्रोडक्ट्स ऑफ द रॉक वेदरिंग आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज सेडिमेंट्स बट रिमेन इन द प्लेस ऑफ द सॉइल इज नोन एज। अब यानी कि हमारे जो सॉइल है, जैसे यहाँ पे ये रॉक है, यहाँ पे रेन हुई, ठीक है, यहाँ पे वेदरिंग हुई, और वेदरिंग के बाद जो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स फॉर्म हुए, वो सारे सॉइल पार्टिकल्स कहीं भी मूव नहीं किए और ये यहीं पे रह गए। तो ऐसे सॉइल को हम क्या बोलेंगे, हमारा रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल मैंने पीछे आपको बता ही दिया क्या होता है, ग्लेशियल सॉइल भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब हमारा एओलियन सॉइल है। एओलियन सॉइल हमारा कहाँ मिलता है, बेसिकली डिज़र्ट्स में। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एओलियन सॉइल होते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A soil sample has a porosity of 40%, then what will be the value of the void ratio? ठीक है, यानी कि void ratio हमें कैलकुलेट करना है और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पोरोसिटी। चल, अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि पोरोसिटी और void ratio के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, तो वो होगा E इज इक्वल टू N अपॉन 1 माइनस N। E हमारा void ratio हो गया, N हमारा पोरोसिटी हो गया। ठीक है, ई हो गया हमारा वॉइड रेशियो। चलो, तो वैल्यू क्या दी है, तो एन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, या तो 40% या फिर और एन इज इक्वल टू 0.40। ओके, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, 0.40 अपॉन 1 माइनस 0.40। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0.667 और 66.7%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेसिमल में आंसर बताना है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0.667। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या पूछा है इसमें कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लूज सॉइल इज। ठीक है, अब क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी, हम सबको पता है रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज एन इंडेक्स विच रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ पैकिंग बिटवीन द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, यानी कि अगर हमें एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है, अब इसमें सॉइल पार्टिकल्स रहे, तो इन सॉइल पार्टिकल में कितना, कैसी बॉन्डिंग है या फिर इनके बीच में कितना वॉइड है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्लियर, कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है या फिर लूज़ है या फिर मीडियम लूज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा, हमारा रिलेटिव डेंसिटी। अब इसका देख लेते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का हमारा क्या होता है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी index, that is ID. okay, this will be in percentage। और सेकेंड कॉलम में हमारा क्या आएगा, क्लासिफिकेशन। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स हमारा 0 to 15% के बीच में है, तो वो हमारा कैसा होगा, इट विल बी वेरी लूज सॉइल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 15 to 35% के बीच में होगा, तो वो हमारा होगा लूज सॉइल। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 35 to 65 के बीच में होगा, तो वो हमारा होगा मीडियम डेंस सॉइल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है 65 to 85% के बीच में होगा, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, डेंस सॉइल। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा 85 से
100 के बीच में होगा तो वो हमारा होगा वेरी डेंस सॉइल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, हमें लूज सॉइल के लिए पूछा है, तो लूज सॉइल के लिए हमें कितना है 15 to 35%, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल इज 2.70 एंड वॉइड रेशियो इज 0.667, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी। अब इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राई डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आप सबको ये याद होगा, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, ये रिलेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए और एल्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो देख लेते हैं अब। तो गामा डी हमें कैलकुलेट करना है। गामा डी, जी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2.70। गामा डब्ल्यू की वैल्यू आप सबको पता ही होगी 9.81। ठीक है, और ये अब गामा डब्ल्यू की वैल्यू आप किसके अकॉर्डिंग रखोगे, जिस यूनिट में हमें आंसर निकालना है उस यूनिट के अकॉर्डिंग आपको गामा डब्ल्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, यहाँ पे हमें पूछा है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो गामा डब्ल्यू हमारा कितना हो जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये सामने 3 लिखा है, ये 3 नहीं है एक्चुअली, सब में ये क्यूब है। ओके, चलो आगे देखते हैं। 1 प्लस ई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.667। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, हमें मिलेगा आंसर 15.89। अब ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको इतना कॉम्प्लिकेट इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी वैल्यू को 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको 10 लेके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 16। ठीक है, अब 16 से सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, 15.89 वाला है, तो हमारा वैसे भी ऑप्शन क्या आएगा टी। तो इस तरह से भी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो टू सेव योर टाइम, और एल्स अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेरेटिवली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल इनटू थ्रेड्स ऑफ 3 mm डायमीटर इज। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि मिनिमम वाटर कंटेंट। ठीक है, अब हमारा कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें हम वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो वो टेस्ट है हमारा एटरबर्ग्स लिमिट टेस्ट। अब एटरबर्ग लिमिट टेस्ट से हमें कौन कौन सा वैल्यू मिलता है, तो पहला है हमारा लिक्विड लिमिट, फिर दूसरा है हमारा प्लास्टिक लिमिट, और तीसरा है हमारा श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसने कंडीशन बताई है दैट इज सॉइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल। क्रम्बल मीन्स की ब्रेक्स अपार्ट when roll into threads of 3 mm in diameter। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट किसके लिए होता है, ये टेस्ट हमारा होता है प्लास्टिक लिमिट के लिए। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें 15 ग्राम ऑफ एयर ड्राइड सॉइल सैंपल, यानी कि एयर ड्राइड सॉइल सैंपल लेते हैं, ड्राइड सॉइल सैंपल। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको सीव से पास करते हैं। कौन सी सीव से पास करेंगे, 425 माइक्रोन सीव से हम उसे पास करते हैं। फिर इसमें वाटर मिक्स करने के बाद हम उसको क्या करते हैं कि थ्रेड में रोल करते हैं, और उस थ्रेड का डायमीटर हमें कितना चाहिए होगा 3 mm डायमीटर थ्रेड में हम उसको रोल करते हैं। और रोल करते टाइम जब वो ब्रेक होना शुरू हो जाए, ठीक है, यानी कि क्रम्बल होना शुरू हो जाए, तो फिर उस पॉइंट पे जो हमारा वाटर कंटेंट होगा, उस वाटर कंटेंट को हम क्या बोलेंगे, अपना प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, प्लास्टिक लिमिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल मास इज 0 देन टाइप ऑफ
सॉइल इज, तो कौन सा सॉइल होगा हमारा? सैंड, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल इज इट्स एबिलिटी टू गो अंडर डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग और फ्रैक्चरिंग, ठीक है। यानी प्लास्टिसिटी हमारा क्या होता है? बेसिकली हम देखा जाए तो प्लास्टिसिटी हमारे होती है कि हमारे सॉइल डिफॉर्म हो जाए जिसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए और फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। तो सॉइल मास की प्लास्टिसिटी हमारी ज़ीरो है, दैट मीन्स कि उसमें प्लास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। और सैंड हमारा क्या है? सैंड में हमारी प्लास्टिसिटी होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सैंड के अलावा और क्या है? सैंड के अलावा और है ग्रेवल और पीट, ठीक है। ये तीनों जो है, इन तीनों में हमारा प्लास्टिसिटी क्या होता है? ज़ीरो होता है, ठीक है, क्लियर। बाकी क्ले में हमारा प्लास्टिसिटी होता है, सिल्ट में भी होता है और क्ले सिल्ट में भी होता है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। A soil has a liquid limit of 40% and plasticity index of 20%. The plastic limit of soil will be, अब क्या बोल रहा है ये कि इसमें हमारा लिक्विड लिमिट कितना दे रखा है? हमारा 40%। फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा कितना दे रखा है? 20%। और पूछ क्या रहा है? प्लास्टिक लिमिट। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन है और प्लास्टिक लिमिट पूछ रहा है, यानी कि हमें गिवन क्या क्या है? लिक्विड लिमिट देख लेते हैं। लिक्विड लिमिट हमारी कितनी गिवन है? हमारा 40%। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है? हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि IP, दैट इज़ हमारा 20%। अब पूछ क्या रहा है? हमारा WP, दैट इज़ प्लास्टिक लिमिट। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा ये? यहाँ पे हमारा क्या होगा कि WL माइनस IP इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? WP, ठीक है। तो वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पे? लिक्विड लिमिट हमारी 40% है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारी 20% है, तो कितना हो जाएगा? 20% आंसर, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉइल सैंपल हैज़ अ लिक्विड लिमिट ऑफ 45%। एक सॉइल सैंपल है जिसका लिक्विड लिमिट हमें कितना दे रखा है? 45%। फिर प्लास्टिक लिमिट एज 25%, उसके प्लास्टिक लिमिट कितनी दे रखी है? 25%। और श्रिंकेज लिमिट हमें कितनी दे रखी है? 14%, ठीक है। फॉर अ नेचुरल वाटर कंटेंट, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? नेचुरल वाटर कंटेंट। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेचुरल वाटर कंटेंट हमारा कितना है? 30%, क्लियर। पूछ क्या रहा है? हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स, यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना है? IL, ठीक है। IL हमें कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमारा IL का रिलेशन क्या होता है कैलकुलेट करने का? नेचुरल वाटर कंटेंट दैट इज़ WN माइनस WP दैट इज़ की प्लास्टिक लिमिट हमारा, फिर लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। ये हमारा रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? लिक्विडिटी इंडेक्स, नेचुरल वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट और हमारा लास्ट क्या है? हमारा प्लास्टिक लिमिट। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स क्या आएगा, देख लेते हैं। तो ये क्या है? नेचुरल वाटर कंटेंट हमारा कितना है? 30%। फिर प्लास्टिक कितना दे रखा है हमें? 25%। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा? नेक्स्ट हमें लिक्विड लिमिट कितनी दे रखी है? 45% माइनस, फिर प्लास्टिक क्या दे रखी है हमें? 25। अभी हमारा क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 20, दैट इज़ 1/4 विच विल बी इक्वल टू 0.25 और 25%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट हमारा यूज़ नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद रिलेशन याद हो। अगर आप रिलेशन नहीं याद होता आपको, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। तो
किससे कंफ्यूज हो सकते थे? श्रिंकेज लिमिट से, कि श्रिंकेज लिमिट भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है तभी तो दिया है। जनरली हमारे दिमाग में ऐसा ही आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको श्रिंकेज लिमिट का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो फॉर्मूला में हमारे सिर्फ नेचुरल वाटर कंटेंट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर वाटर कंटेंट हमारा कितना दे रखा है? 10%। और ड्राई डेंसिटी हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए, आई होप आपको पता ही होगा, गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? ये हमारी बल्क डेंसिटी है, ये W हमारा वाटर कंटेंट है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू हमें दे ही रखी है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी, इट्स नॉट 25, इट्स 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट हमारा कितना दे रखा है? 10%, दैट इज़ 0.10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आप देख रहे हो तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि एटरबर्ग्स लिमिट टेस्ट वर कैरिड ऑन अ सर्टेन सॉइल विद द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, एटरबर्ग लिमिट टेस्ट हमारा किया गया और उससे हमें फॉलोइंग रिजल्ट मिला। क्या मिला? WL की वैल्यू मिली कितनी? 45%, दैट इज़ लिक्विड लिमिट। WP की वैल्यू हमें कितनी मिली? 30%, दैट इज़ प्लास्टिक लिमिट। और WS की वैल्यू हमें कितनी मिली थी? 15%, दैट इज़ श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, अब ओके यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज, ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब वहाँ पे कितना आएगा? अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको पता ही है, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया, IP इज इक्वल टू WL माइनस WP। ठीक है, यहाँ पे अगेन श्रिंकेज लिमिट का कोई यूज़ नहीं है, तो उसे हम अवॉइड करेंगे। और कितना आएगा? 45 माइनस 30, दैट इज़ इक्वल टू 15%। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज़ 15%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ ड्राई सॉइल हैज़ अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.4। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज 2.8 देन वॉइड रेशियो विल बी। अब क्या क्या गिवन है हमें? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, कितना हमारा? 1.4 दिया हुआ है, यानी कि ये हमारे GM की वैल्यू है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी? 1.4। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है हमें 2.8। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है? वॉइड रेशियो। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, GM इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, तो GM की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 1.4। और हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है हमें 2.8 अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी E की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 1.0। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। E इज इक्वल टू 2.8 अपॉन 1.4 माइनस 1। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1, दैट विल बी सी ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉइड्स इज नोन एज। ठीक है, इसने क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉइड्स, टू द वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉइड्स को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, यानी हमारा VA अपॉन VV क्या होगा? ये होता है हमारा AC, दैट इज एयर कंटेंट। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा नेक्स्ट। हमारा पोरोसिटी आपको पता ही है, N की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पोरोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी कि पोरोसिटी हो गया। परसेंटेज वॉइड्स और परसेंटेज एयर वॉइड्स आर द सेम थिंग। आई डोंट नो इन्होंने क्यों दिया है सेम ऑप्शन दो जगह। तो हमारा वो क्या हो जाएगा? नीटा A विच विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, परसेंटेज वॉइड्स या फिर परसेंटेज एयर वॉइड्स, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट ऑफ 10%। ठीक है, इसमें अगेन क्या पूछा है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। जैसा कि आप देख सकते हो ड्राई डेंसिटी के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही पूछे हुए हैं जेईई के एग्ज़ाम में, तो आप यानी कि आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गामा डी अगेन हमारा क्या होगा, गामा हमें क्या दिया हुआ है, यानी बल्क डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, 22/1 प्लस वाटर कंटेंट हमारा अगेन 10% है, तो हमारा कितना हो जाएगा 0.10। ठीक है, अगेन आंसर क्या आएगा हमारा 20, यानी 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आई गेस ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। ओके कोई नहीं, ठीक है 2 बार सॉल्व कर लिया। अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत, यानी कि आपको अगर ड्राई डेंसिटी का क्वेश्चन आता है तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और यूनिट्स का ध्यान रखना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पिक्नोमीटर। अ पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी। तो हम सबको पता है कि हमारा जो है कि पिक्नोमीटर किस लिए यूज़ होता है, पिक्नोमीटर यूज़ होता है हमारा वाटर कंटेंट के लिए और दूसरा है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी, ये 2 हमारा कैलकुलेट करता है कौन, पिक्नोमीटर। ठीक है, पिक्नोमीटर का जो भी टेस्ट है आप लोग ने पढ़ ही रखा होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर मोस्ट एक्यूरेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी कि कौन सा मेथड जो है वो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल के लिए बेस्ट मेथड है, तो वो है ओवन ड्राइंग मेथड, यानी मोस्ट एक्यूरेट है ये। कैलकुलेट तो हम इससे भी करते हैं, यानी पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड और कैल्शियम कार्बाइड मेथड से भी है, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है हमें ओवन ड्राइंग मेथड से। ठीक है, अब ओवन ड्राइंग क्या है, ओवन ड्राइंग इज़ अ थर्मोग्रेविट्रिक मेथड, यानी कि पहली बात तो ये लैब में होता है, क्योंकि ओवन हम साइट पे नहीं ले जा सकते, तो ये हमें लैब में करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। अब कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे, दैट मीन्स कि जो हमारा स्ट्रक्चरल वाटर होता है, यानी कि ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चरल वाटर होगा वो हम लॉस नहीं होने देंगे। अब सैंड बाथ मेथड में हमारा यही इशू होता है कि सैंड बाथ मेथड में हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हमारा वाटर लॉस हो रहा है, या फिर अगर वाटर लॉस यानी अंदर का सॉइल का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है तो हम उसको उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और लेकिन ये काम हम ओवन ड्राइंग मेथड में ईजिली कर सकते हैं और टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रख सकते हैं। तो जो हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वो कौन सा है, हमारा ओवन ड्राइंग मेथड, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लास्टिक लिमिट एंड अ लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल सैंपल आर 35% एंड 70% रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर देन 0.002 mm इज 25। द एक्टिविटी रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल इज। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आप एक्टिविटी रेशियो दैट इज AC। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं पहले गिवन क्या क्या है। सॉल्यूशन, प्लास्टिक लिमिट हमें दे रखी है कितनी, 35%, लिक्विड लिमिट भी हमें दे रखी है दैट इज 70%, और हमारा लास्ट में क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन। चलो परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन भी हमारा दे रखा है कितना, 25। अब हमारा एक्टिविटी रेशियो होता क्या है, दैट इज IP अपॉन परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन दैट इज परसेंटेज C, विच इज़ इक्वल टू WL माइनस WP। पीछे ही हमने देखा कि IP का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन परसेंटेज C। अब सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, दैट इज 70 माइनस 35 अपॉन 25। तो कितना आ जाएगा, ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.4, दैट इज ऑप्शन C। ठीक है, ऑप्शन C इसका करेक्ट ऑप्शन है।
चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी वन फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर, टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, थ्री फेज सिस्टम विद सॉइल वाटर एंड एयर. अ फुल्ली सैचुरेटेड मतलब कि नो एयर. ठीक है, नो एयर, तो एयर वाला ऑप्शन तो आप सारा डिलीट कर दो. ठीक है, उसके बाद वन फेज सिस्टम मतलब कि सिर्फ इसमें सॉइल पार्टिकल्स होने चाहिए थे, तभी ये सॉइल होता. ठीक है, दैट मीन्स कि इसमें वाटर नहीं है, पर यहाँ पे सैचुरेटेड बोला है, दैट मीन्स कि उसने बोला है वाटर नेसेसरी है, तो ये भी नहीं हो सकता. तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर. ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल ड्यू टू विच द लॉस इन shear स्ट्रेंथ कॉज्ड बाय रीमोल्डिंग कैन बी रीगेन्ड विद द टाइम इज़ नोन एज. ठीक है, तो ये किसका डेफिनेशन हमें बता रखा है, ये हमें बता रखा है डेफिनेशन हमारे थिक्सोट्रॉपी का. ठीक है, किसका है हमारा, ये थिक्सोट्रॉपी का डेफिनेशन है. यानी थिक्सोट्रॉपी हमारी क्या होती है कि ये थिक्सोट्रॉपी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल ड्यू टू विच द लॉस इन shear स्ट्रेंथ कैन बी कॉज्ड बाय रीमोल्डिंग. ठीक है, रीमोल्डिंग कैन बी रीगेन्ड विद द टाइम इज़ नोन एज थिक्सोट्रॉपी. क्लियर. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स. अब किस सॉइल के पास ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको पता ही है IP क्या होता है, दैट इज़ WL माइनस WP. अब जो फॉर क्ले देख लेते हैं, फॉर क्ले WL इज़ ग्रेटर दैन WP. ठीक है, यानी कि हमारा जब जो भी लिक्विड लिमिट होगा क्ले के लिए वो हमेशा हमारे प्लास्टिक लिमिट ऑफ क्ले से ज़्यादा होगा. दैट मीन्स कि IP इस वैल्यू में हमेशा ज़्यादा आएगा. ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स. प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब कि अगर जब हमारी ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी इससे और वो भी हमेशा, तो हमारा ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा. दैट मीन्स कि जो क्ले के लिए हमारा वैल्यू है, और हमने अभी क्या देखा कि क्ले के लिए हमारा लिक्विड लिमिट जो है वो प्लास्टिक लिमिट से हमेशा ज़्यादा आएगा. दैट मीन्स कि हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा हमेशा. किसके लिए होगा, हमेशा क्ले के लिए. ठीक है, तो क्ले विल बी द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज. चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं. तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स. ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग ग्राफ से ज़्यादा ईजिली समझ पाएंगे. जैसा कि यहाँ पे हम ग्राफ देख लेते हैं. अब ये ग्राफ किसका है, ग्राफ है ये कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल एंड एटरबर्ग्स लिमिट. ठीक है, यानी एटरबर्ग के लिमिट टेस्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे उससे हमें ये ग्राफ मिला है. अब इससे हम समझ लेते हैं, यहाँ से आपको क्लियरली पता भी चल जाएगा. ठीक है, अब ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, वाटर कंटेंट और यहाँ पे आएगा वॉल्यूम. ये हो गया हमारा सॉलिड स्टेट, ये हो गया हमारा सेमी सॉलिड स्टेट. नेक्स्ट हो गया हमारा प्लास्टिक स्टेट. लास्ट हो गया हमारा लिक्विड स्टेट. ठीक है, अब हमारा लिक्विड स्टेट हो गया. अब इन दोनों के बीच में जो वाटर लिमिट है वो हमें क्या मिलेगी, वो हमें मिलेगी यहाँ पे लिक्विड लिमिट. फिर प्लास्टिक स्टेट और सेमी सॉलिड के बीच में हमें कौन सा मिलेगा, प्लास्टिक लिमिट. फिर हमारा सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट के बीच में क्या मिलेगा, हमारा श्रिंकेज लिमिट. ठीक है, अब इसने किसके किसके बीच में पूछा है, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच में हमारा क्या मिल रहा है, हमें लिक्विड लिमिट. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड soil is 60%,
देन एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल विल बी। अब अभी मैंने पीछे ही आपको बताया कि एयर कंटेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं। प्लस यहाँ पे लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यानी कि वहाँ पे हमें वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम दे रखे थे, वॉइड के वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन सिर्फ दे रखा है कि कितना होगा हमारा 60%। तो मैं आपको बता दूँ कि एक और फॉर्मूला जो होता है वो होता है सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट का विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, और फिर ये इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें दे रखा है 60%, दैट इज़ 0.60 प्लस एयर कंटेंट हमारा इज़ इक्वल टू 1। एयर कंटेंट हमारा कितना आ जाएगा 0.40, दैट इज़ इक्वल टू 40%, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज़ कॉल्ड, क्या होता है। अब यानी कि क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दैट इज वी टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, टोटल वॉल्यूम, इसने सिर्फ सॉलिड पार्ट नहीं बोला है, टोटल वॉल्यूम बोला है, दैट इज कि हमारा ये क्या होगा, पोरोसिटी। मैंने आपको अभी पीछे बताया कि हमारा पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर इसने बोला होता कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉइल्स, तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता वॉइड रेशियो, ठीक है। क्लियर है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ ड्राई सॉइल हैज़ अ स्पेसिफिक मास ऑफ 1.35 एंड अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज़ 2.7। जैसा कि पीछे भी हमने देखा कि हमारे GM और GS के बीच में क्या रिलेशन है, और अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, वॉइड रेशियो को, ठीक है। तो GM की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1.35 और GS की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2.7, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो रिलेशन होगा वो है GS अपॉन GM इज इक्वल टू 1 प्लस E, ठीक है। अब यहाँ पे E कैलकुलेट करना है, यानी GS अपॉन GM -1। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। GS की वैल्यू क्या है 2.7 अपॉन 1.35 -1, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1, ठीक है। चलो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल इज़ 50%। If the specific gravity of a solid of a soil is 2.4 then void ratio is equal to, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ऑन द सेम पैटर्न, दैट इज़ कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है E, ठीक है। और हमें क्या क्या दे रखा है, वाटर कंटेंट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल। अब वाटर कंटेंट हमारा कितना दे रखा है हमें 50%, E हमें कैलकुलेट करना था, और G रखा है, G की वैल्यू हमारी दे रखी है 2.4। अब इसने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, हमारा सैचुरेटेड सॉइल, यानी कि SE इज इक्वल टू WG। S की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, सैचुरेटेड सॉइल है, दैट मीन्स कि S इज इक्वल टू 1, इट इज़ 1 इंटू E इज इक्वल टू W की वैल्यू क्या दे रखी है 0.50 इंटू 2.4, ठीक है। अब हमारी इसकी कितना वैल्यू आएगा E की, यहाँ पे तो 1 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.2, यानी कि ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपको हर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर वैल्यू हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं दी होगी, कहीं कहीं हमें स्टेटमेंट से भी समझना पड़ेगा कि वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा 1.2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सॉफ्ट सॉइल मे बी रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स बताना है, तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए हम देख लेते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ओके। एक साइड ये हो गया और दूसरे साइड हो गया उसका
डिस्क्रिप्शन। यानी कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर 0 to 25% हो, दैट इज़ 0.25 भी लिख सकते हो, चलो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं 0.25। अगर 0 to 0.25 है तो उसके लिए वो क्या होगा, उसकी कंसिस्टेंसी होगी वेरी सॉफ्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 0.25 to 0.50, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होगी हमारी, सॉफ्ट सॉइल। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 0.50 to 0.75, इसकी कंसिस्टेंसी हमारी क्या होगी, मीडियम स्टिफ। फिर नेक्स्ट है हमारा 0.75 to 1.0, इसकी कंसिस्टेंसी हमारी होगी स्टिफ। और अगर 1 से ग्रेटर है तो उसकी कंसिस्टेंसी होगी हमारी वेरी स्टिफ और हार्ड। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ें। तो अब हमें किसके लिए पूछा है, ये हमें पूछ रहा है सॉफ्ट सॉइल के लिए। तो सॉफ्ट सॉइल के लिए हमारा क्या है 0.25 to 0.50, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉइल सैम्पल has with a specific gravity of solids 2.70, फिर has a mass specific gravity of 1.84, assuming soil to be perfectly dry and the void ratio of soil will be, यानी कि वापस से हमें वही चीज़ पूछ रहा है, हमें GM दे रखा है, GM हमारा है 1.84, GS हमारा दे रखा है 2.70, पूछ रहा है हमारा void ratio दैट इज़ E। तो हमारा क्या होगा, GM is equal to GS upon 1 plus E, और 1 plus E is equal to GS upon GM, E is equal to GS upon GM minus 1, वैल्यू पुट करते हैं अब हम 2.70 upon 1.84 minus 1 which will be resulting into 0.47, that is option A is a correct answer। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Given that plasticity index of a local soil is 15 and plasticity index of a sand is 0, ठीक है, for a desired plasticity index of 6 the percentage of sand in the mix should be। अब क्या है कि यहाँ पे हमारा सैंड दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा लोकल सॉइल। ठीक है, अब इसने बोला है कि इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो है 0 और इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 15। अब इन दोनों को इसने मिक्स कर दिया एक कंटेनर में। ठीक है, सैंड प्लस लोकल सॉइल। अब इसकी डिज़ायर्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो हमें चाहिए 6, तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि x पार्ट ऑफ सैंड जो है वो हमने लिया है, तो यानी रेस्ट 1 माइनस एक्स पार्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लोकल सॉइल। ठीक है, अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ मिक्स सॉइल, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मिक्स सॉइल हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आएगा pI। अब यहाँ पे pI किसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे pI मल्टीप्लाई होगा इसका, दैट इज़ लोकल सॉइल का, और यहाँ पे हमारा pI मल्टीप्लाई होगा किसका, सैंड का, अपॉन टोटल यानी कि 1, यानी हमारा जो यहाँ पे ये सॉइल फॉर्म हो रहा है। तो x इंटू यहाँ पे अब सैंड का क्या है, pI इंडेक्स 0 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू क्या हो गया हमारा 15 अपॉन 1। ठीक है, अब इसको अब pI ऑफ मिक्स हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे 6।
तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 इज़ इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15 माइनस 15x हो जाएगा। तो 15x देखेंगे तो यहाँ पे 15x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 6, फिर x इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 9/15, दैट विल बी इक्वल टू 0.6, दैट इज़ 60%। यानी कि हमें सैंड कितना ऐड करना पड़ेगा, तो सैंड हमारा ऐड करना पड़ेगा 60% और 1 माइनस एक्स यानी कि 100 माइनस एक्स यानी 40% हमारा जो होगा वो होगा लोकल सॉइल। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको। अब पूछ क्या रहा था हमारा, परसेंटेज ऑफ सैंड मिक्स थ्रू, यानी सैंड का पूछ रहा है, दैट इज़ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज़ 60%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड लिमिट and the plastic limit of soil sample are 60% and 30% respectively. The percentage of soil fraction with grain size finer than 0.02 mm is 20. Okay. The activity ratio of soil sample is, यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो हमने पीछे भी कैलकुलेट किया था। एक्टिविटी रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, IP अपॉन परसेंटेज C। ठीक है, ये हमारा एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला है और IP का तो हम इतने देर से लिखते आ रहे हैं, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, दैट इज़ WL अपॉन माइनस WP अपॉन परसेंटेज C। ठीक है, अब फटाफट से वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। वैल्यू हमारी कितनी है, 60 माइनस 30 अपॉन परसेंटेज C कितना है, 20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 1.50, यानी कि हमें इससे ज़्यादा कंसर्न था नहीं, ये आपको सिर्फ एक डाटा प्रोवाइड किया गया था, बता रहा था, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन है उसका हमारा साइज़ कितना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1.50, दैट इज़ ऑप्शन बी। चलो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। For a well-graded soil, coefficient of curvature must be between 3 to 6, 1 to 3, 3 to 5 और 5 to 10। ठीक है, अब वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए देख लेते हैं। तो वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए यानी ग्रेवल्स के लिए भी देख लेते हैं और सैंड के लिए भी, तो हमारा क्या होगा, CU जो होता है वो हमारा ग्रेटर देन 4 होता है। CU मतलब कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, और हमारा CC जो है वो 1, 2, 3 के बीच में होता है, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो हमारा अप्लाई करता है 1 से 3 के बीच में, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय MH, SL, ML और CH। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है कि इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी दैट इज L। ठीक है, लो कंप्रेसिबल के लिए हमारा क्या हो गया L। उसके बाद हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल, तो इनऑर्गेनिक सॉइल हमारा रिप्रेजेंट किससे होता है, M से। ठीक है, तो L रिप्रेजेंट्स लो कंप्रेसिबल और M रिप्रेजेंट करता है हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सॉइल इज, अब यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सॉइल क्या होगा हमारा, इक्वल और ग्रेटर देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1 या फिर इक्वल टू और लेस देन 1। ठीक है, अब हमारा क्या होगा सही ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा इक्वल टू और ग्रेटर देन 1।
चलो देख लेते हैं ये कैसे। अब Cu यानी कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट विच इज़ इक्वल टू d60 अपॉन d10। d60 क्या होगा? d60 हमारा होता है पार्टिकल साइज सच दैट 60% ऑफ द पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज, यानी कि कंसर्न साइज हमारा। फिर d10 का मतलब क्या होता है? d10 का मतलब होता है पार्टिकल साइज सच दैट 10% ऑफ पार्टिकल आर फाइनर देन द कंसर्न साइज। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर when all particles are of same size in soil then Cu is equal to 1। ठीक है, यानी ये 1 कब होगा? जब ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल साइज सच दैट 60% ऑफ द पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज will be equal to particle size such that 10% of the particle are finer than this value। यानी कि d60 और d10 हमारा जब इक्वल हो जाएगा तब हमारा पार्टिकल साइज यानी Cu की वैल्यू क्या होगी? हमारी 1 के बराबर होगी। ठीक है, और जनरल कंडीशन में हमेशा इन जनरल कंडीशंस में हमारा क्या होगा? हमेशा Cu जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल हैज़ एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यानी कि कौन सा क्ले मिनरल है जिसके पास एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस, हेलोसाइट, एंटीग्रोइसाइट, कैलोनाइट और मोंटमोरेलोनाइट। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा मोंटमोरेलोनाइट। अब ऐसा क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। तो मोंटमोरेलोनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिलिकॉन होता है, ये हमारा गिप्साइट होता है, फिर नेक्स्ट हमारा होता है अगेन सिलिकॉन, और ये बीच में होता है हमारा वाटर बॉन्ड। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे लेयर आएगी किसकी? सिलिकॉन की, यहाँ पे गिप्साइट की, फिर अगेन सिलिकॉन की। यानी इसमें जो बॉन्डिंग होती है, यानी कि इसके मिनरल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हमारी वाटर बॉन्ड। ठीक है, और वाटर बॉन्ड हमारी क्या होती है? वीकेस्ट बॉन्ड होती है। ठीक है, और वीकेस्ट बॉन्ड होने की वजह से ये क्या शो करता है? लार्ज चेंजेस इन वॉल्यूम्स। ठीक है, ये क्या शो करता है? लार्ज चेंजेस इन वॉल्यूम। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। तो मोंटमोरेलोनाइट मिनरल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो बेंटोनाइट सॉइल, और बहुत कॉमन है ये तो आपको पता ही होगा, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो ये दोनों हमारा जो है कि एग्जाम्पल्स है किसके? मोंटमोरेलोनाइट के। और ये दोनों कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? एक्सपेंसिव। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। कल हमारे सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 2 आएगा, तो फिर आप बिल्कुल इस टाइम पे रेडी रहिएगा, और ये रिवीजन आपके लिए बहुत काम आएगा आपके जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में। आपको एक बार आइडिया रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।